तो शादी के लिए आपके हिसाब से कुंडली मिलान करवाना कितना इम्पोर्टेंट है? गुण मिलान एक अलग कॉन्सेप्ट है और कुंडली मिलान एक अलग कॉन्सेप्ट है। शादी के टाइम पर लोग मांगलिक और नॉन मांगलिक को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। जी, तो क्या ये मांगलिक दोष जेन्युइनली कुछ है या सिर्फ लोगों को डराने के लिए कुछ बनाया गया है? और राहु वहां पर आ रहा है तो बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें देगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों को मिलेंगी जो उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि राहु के लिए कहा जाता है राहु अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रेडिक्टेबल। तो शनि आएगा तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। राहु और शनि ऐसे प्लेनेट है जो आपको एक्चुअल में फर्श से अर्श पे पहुंचा देते हैं और अर्श से फर्श पे पहुंचा देते हैं। ज्योतिष में इशू बताने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन भी बताए जाते हैं। कुछ स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो रावण जब इतना एक्सपर्ट था तो उसने नहीं देखा था क्या कि वो जो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं? उसको चेंज तो वो भी नहीं कर पाया, तो हम क्या कर पाएंगे? हमारी कुंडली में पहले भाव से 12वां भाव की जो यात्रा है वो स्वयं से मोक्ष की है। हमारी लाइफ में कई फेज होते हैं। एक सर्टेन एज पर जो चीज हमें अंधविश्वास लग रही है, जरूरी नहीं है कि हम आगे चल के उसे नहीं फॉलो करें। हो सकता है हम आगे की लाइफ में उसे ही थंब रूल मानकर अपनी लाइफ स्पेंड करें। उसमें से ही एक चीज है एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। कई लोग कहते हैं कि ये एक साइंस है, बट कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक पागल बनाने का तरीका है। थोड़ी बहुत जो चीजें आपने सुनी है वही चीजें मैंने सुनी है, उतनी ही नॉलेज मेरी भी है। तो आज हमने यही चीजें समझने के लिए एक एक्सपर्ट को हमारे पॉडकास्ट में बुलाया है। आज की पॉडकास्ट कोई बोरिंग क्वेश्चन आंसर नहीं होने वाली है, बल्कि ये वो जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे जो मेरे माइंड में आए हैं। हो सकता है कि ये चीजें कभी ना कभी आपने भी इंटरनेट पर सर्च करी होंगी, तो उन सबका आंसर आपको आज मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ एंड आप देख रहे हैं द इंफिनिटी टेल्स। आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट रोहित कालरा जी। मैं इन्हें पॉडकास्ट में इसके लिए लाना चाह रहा था क्योंकि इंडिया के जो सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट्स या एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, ये उनके जैसी लंबी लंबी बातें नहीं करते हैं, बल्कि अगर कुछ कहते हैं तो उसका एक लॉजिकल आंसर भी देते हैं। सो थैंक यू रोहित जी, हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए, आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर मेरे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए अपना टाइम देने के लिए स्वागत है। थैंक यू सिद्धार्थ, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल। चलिए, थैंक यू सो मच। तो एक है मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन था, मैं हमेशा इस चीज को लेकर क्यूरियस रहता था कि कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो बहुत एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कोई एक साइंस है या सिर्फ एक मैजिक है, या कोई पर्सन इसको सीख सकता है क्या इजीली? जैसा कि आपने एक बात बोली कि सॉलिड प्रिडिक्शन करते हैं। देखिए, ज्योतिष का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं, उस समय ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ज्योतिष होता क्या है। बेसिकली ज्योतिष दो शब्दों से बनकर एक शब्द बना है। एक है ज्योति और दूसरा है ईश। ज्योति माने लाइट, ईश माने जो ईश्वरीय शक्ति होती है, तो वो उसको ज्योतिष बोलते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, ज्योतिष बेसिकली जो हमारे वेद हैं उसके 6 अंग हैं, जिसको हम षष्टांग बोलते हैं। उसमें शिक्षा, कल्प, नैरुत्य, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 आते हैं। ज्योतिष को वेदों का चक्षु बोला गया है या नेत्र बोला गया है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि आज की तारीख में हमारे वेद कितने साइंटिफिक हो चुके हैं। पहली चीज, अब उसकी आंखें जो है, उसको देखने का तरीका जो है वो ज्योतिष है। दूसरी चीज, ज्योतिष के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला आता है संहिता, दूसरा आता है मुहूर्त और तीसरा आता है गणित। इन 3 चीजों को मिला के ज्योतिष बनता है। ठीक है। संहिता बेसिकली जिसको हम कंटेंट बोलते हैं या शास्त्र बोलते हैं, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हो, जिसको हम पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं। दूसरा है मुहूर्त। मुहूर्त माने कोई शुभ अवसर जो डिसाइडेड रहता है कि दिवाली किस दिन आएगी, होली इस दिन आएगी, मतलब पूर्णिमाशी को ही आएगी, दिवाली अमावस्या को ही आएगी, तो ये सब उसमें लिखा हुआ है। तीसरा है गणित। गणित जो पार्ट है वो पूरा कैलकुलेशन का है, कॉम्बिनेशंस का है। इसमें प्लैनेट के कैलकुलेशंस और कॉम्बिनेशंस है।
वो जो व्यक्ति सही से कर पाता है, वो जो व्यक्ति सही से उसको आंकलन कर पाता है, उसका कैलकुलेशन कर पाता है, उसकी गणना कर पाता है, वो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रिडिक्शन देता है। अब जब वो आपको प्रिडिक्शन देता है, उसका सही आंकलन करता है, तो आपको लगता है कि यार ये तो एक जादू है, क्योंकि हिंदुस्तान में चमत्कार को ही नमस्कार है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में हो, आप उसके अगर एक्सपर्ट हो, उसका सही से आप अगर कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए एक मैजिक ही होता है। सो मैं इसको मैजिक तो नहीं बोलूंगा, ये एक साइंस है, और साइंस से भी ऊपर, मतलब ये विज्ञान नहीं है, पराविज्ञान है। जो विज्ञान नहीं देख पाता है उसके ऊपर है, क्योंकि विज्ञान तो ज्योतिष पे भी रिसर्च कर रहा है। तो ज्योतिष ये मैंने कहीं देखा है कि जो लोग होते हैं वो बिना ज्योतिषी से पूछे कोई काम ही नहीं करते। उनका ये कहना है कि इनके जो प्रेडिक्शन है ये बता देते हैं कि क्या चीज कैसे होने वाली है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या ये सिर्फ हमारी सोच को गाइड करने का एक तरीका है? देखिए, ज्योतिष जैसा मैंने आपको बताया, जो कैलकुलेशन का पार्ट है, जो गणना का पार्ट है, आप अगर किसी चीज को अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप उसका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे, बिकॉज ज्योतिष टाइम से रिलेटेड है। अगर आप टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे, जो आपके प्लैनेट्स की पोजीशंस हैं, उनका जो मूवमेंट्स हो रहा है, उनको आप कर पाएंगे, और आपकी जो बेसिकली ज्योतिष महादशा पे काम करता है, ठीक है, गोचर पे काम करता है, तो जब ऐसे ट्रांजिट होते हैं, जब उनको कैलकुलेट किया जाता है, तो वो आपको एक्चुअल रिजल्ट देते हैं। और ये हम रेगुलर देखते हैं कि अगर मैंने किसी को कोई प्रेडिक्शन दिया, वो मेरे लिए भी एक टास्क हो जाता है कि यार जिसको प्रेडिक्शन तो दे दिया है, अब ये घटना जब तक घटेगी नहीं, तो आपके लिए भी एक चीज रहती है कि ये उसका रिजल्ट कैसा है, वो आपको तब तक जज करता रहेगा। लेकिन ज्योतिष कोई आज का शास्त्र नहीं है, ज्योतिष वेदों से चलता आ रहा है, तो माने ये प्रूवन है, वो आज तक चलता आ रहा है। तो जब हम उसका प्रेडिक्शन देते हैं और वो घटना घटित होती है, तो हमारे लिए भी एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है। वो पर्सनल है, लेकिन ज्योतिष तो जगत को चला रहा है। राइट। वास्तु को भी ज्योतिष शास्त्र से रिलेट करके देखा जाता है। तो ये दोनों सेम चीजें हैं या कनेक्टेड चीजें हैं, या दोनों एकदम अलग अलग साइंस? बेसिकली ज्योतिष और वास्तु जो है वो एक कैसे है, ज्योतिष टाइम की बात करता है और वास्तु स्पेस की बात, ठीक है। और आपका अपना एक स्पेस है, आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, आपका जो भी आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। बेसिकली आपकी जो होल्डिंग है वो आपकी स्पेस के ऊपर है। ज्योतिष में एक बात आती है, एक सेइंग होती है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड है, ठीक है ना। जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। पिंड माने आपकी बॉडी, ठीक है। और वास्तु का मतलब होता है वास करने का सही स्थान, ठीक है। तो आपका जो ब्रह्मांड है वो आपके स्पेस में ही रहेगा। जैसे पूरे स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग गैलेक्सीज हैं, वैसे ही आपका जो स्पेस है वो आपका वास्तु है, और आपका जो टाइम चल रहा है वो आपका ज्योतिष से रिलेटेड है। राइट, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। शुरुआत अपन ज्योतिष से करते हैं जी। एक जनरल परसेप्शन जो लोगों के माइंड में है कि कुछ प्लैनेट्स उनके लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ प्लैनेट्स उनके लिए बहुत खराब हैं। तो क्या सच में ये प्लैनेट्स का अच्छा और खराब होने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है? देखिए, प्लैनेट्स कोई भी अच्छा या बुरा नहीं हो, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ज्योतिष में मेजरली कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वैदिक ज्योतिष के अंदर प्लैनेट्स की पोजीशंस को डिफाइन किया गया है। कोई उच्च की पोजीशन है, कोई नीच की पोजीशन है, राइट। उसके जो सिग्निफिकेंस होते हैं ना, वो कम ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लैनेट है, वो आपकी चार्ट में नीच का बैठा हुआ, बट जब आप पैदा हुए थे तब वो नीच का था, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट आपके ऊपर लाइफ टाइम नहीं रहेगा। जब उसका टाइम आएगा, तो उसकी दशा अंतर दशा आएगी, तब उसके सिग्निफिकेंट आपके लिए कम हो जाएगा। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होता है कि लाइफ में वो खराब ही है। अच्छा। जैसे मान लो कि किसी का सूर्य कमजोर है या सूर्य उसका वीक, ठीक है, वीक, तो उसको उसकी लाइफ में लीडरशिप नहीं मिलेगी, या पिता के संग कोई समस्या रहेगी, या उसके अंदर वो तरीके का
क्वालिटी नहीं होगा कि वो पूरे सोसाइटी को इंगेज कर सके, राइट, उसकी वो ख्याति नहीं होगी, वो खराब नहीं है, ये उसके चार्ट का एक पार्ट है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य खराब भी है फिर भी व्यक्ति को उतनी ख्याति मिल रही है, तो कुछ कॉम्बिनेशन उसको सपोर्ट करता है, वो टाइम सपोर्ट करता है, तो खराब बोलना किसी भी ग्रह को मेरे हिसाब से सही नहीं। जैसा आपने बताया कि सूर्य वीक तो सेम कुछ सिग्निफिकेंट्स होते जी। हैं, फादर को रिलेटेड भी कुछ चीजें आपने Exactly. बताई। मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी कि एक नॉर्मली अगर एस्ट्रोलॉजर से हम बात करते हैं तो वो फादर के लिए 9th हाउस बताते हैं, जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड साउथ इंडिया में फादर के लिए 10th हाउस हो जाता है। जी अब अगर मतलब फिर ये तो अपने इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट ही हो गए, इंडिया में हम दो चीजें फॉलो करते हैं, तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वैदिक ज्योतिष में 12 भाव के अलग अलग सिग्निफिकेंट बताए, ठीक है। जैसे आपने बोला कि साउथ में 10वें भाव को पिता का मानते हैं और नॉर्थ इंडिया में 9th को मानते हैं, ठीक है। ऐसा मंगल के साथ भी है। नॉर्थ इंडिया में 5 राशियों में मंगल नीच रहता है, आप महाराष्ट्र साउथ में जाओगे तो वहां 2nd हाउस और 5th हाउस में ही मंगल को नीच मानते हैं। बेसिकली ज्योतिष देश काल परिस्थिति पे चलता है, ठीक है। चूंकि 4th हाउस जो रहता है वो माता का रहता है, तो उससे अपोजिट पिता का माना गया है, ठीक है। हाँ। लेकिन एक चीज हम देखो, पिता आपके भाग्य है, आपका पुण्य कर्म है, ठीक है ना। तो जब हम उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलते हैं तो 9th हाउस को भी पिता का माना गया है, और पिता के जो संचित कर्म है या पिता की जो संचित चीजें हैं, जो पिता का संचित भाग्य है, वो 10th हाउस माना गया है। तो 10th हाउस और 9th हाउस दोनों से ही देखते हैं, और ये कई बार ये चीजें आपकी प्रैक्टिस में डिफाइन करती है कि आप उसको किस तरीके से ड्राइव करते हो। मेजरली तो लोग करियर या फिर शादी को लेकर ही ज्योतिष के पास जाते हैं जी। तो शादी के लिए आपके हिसाब से कुंडली मिलान करवाना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ जो आज की मॉडर्न रिलेशनशिप्स, अलग अलग रिलेशनशिप स्टेटस हैं, लोगों का रहने का तरीका अलग है, बिहेवियर चेंज हो गया है, तो इसमें अब एस्ट्रोलॉजी कितनी इम्पैक्टफुल है? देखो, आपने जैसे बोला कि शादी के टाइम पे या करियर के टाइम पे मेजरली लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, और शादी के टाइम पर कुंडली मिलाता रहता है। मैं आपको यहाँ पर आपके ऑडियंस को एक चीज बताना चाहूंगा, कई बार हम कुंडली मिलान में और गुण मिलान में डिफरेंस नहीं कर पाते। अच्छा, ये भी अलग अलग हाँ जी, ये बिल्कुल अलग अलग है। गुण मिलान एक अलग कॉन्सेप्ट है और कुंडली मिलान एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गुण मिलान में मेजरली बहुत इजी है, और उसका एक चार्ट दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग गुण मिलान कर सकते हो, जिसमें आउट ऑफ 36 आपके पास कुछ डिजिट आ जाती है, और उसको मान लिया जाता है कि 18 से ऊपर है तो ये विवाह अच्छा है। जबकि वो चीज अगर आज की परिवेश में देखा जाए तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है उसका, या उसको कह दिया जाए कि वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। और बहुत इजी है, कोई आप भी सीख सकते हो, उसको भी आप भी देख सकते हो, और आजकल तो लोग ऐप से कुंडली मिलान गुण मिलान करके शादियां कर रहे हैं। एक चीज, गुण मिलान बेसिकली वर्ण व्यवस्था जब थी तब उसका परिवेश था, और आज वर्ण व्यवस्था तो वैसे खत्म हो चुकी है। अब हम आते हैं कुंडली मिलान पे। सो कुंडली मिलान एक सिंपल सी चीज है, आप ये समझो कि लाइफ में जब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपकी कुंडली सब डिफाइन करती है कि आपके पास पैसा कितना रहेगा, आप एक लग्जरी घर में रहोगे कि नहीं रहोगे, आपके पास अच्छी गाड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी, आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, एवरीथिंग। मतलब कुंडली एक तरीके से समझ लीजिए आपका आरसी कार्ड है, आपकी गाड़ी का जैसा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसा आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका पूरा बायोडाटा आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। तो जब आप शादी कर रहे हैं, जब आप एक मेजर डिसीजन ले रहे हैं लाइफ का, तो वो पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुंडली मिलान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आपकी लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके जाना है, एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। अगर आपकी लाइफ में मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है आफ्टर मैरिज, तो आप कम से कम उसके लिए प्रिपेयर तो रहेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए। तो कुंडली मिलान इसलिए इंपॉर्टेंट, आपको एक ब्योरा मिल जाता है कि मेरी शादी के बाद क्या
रूपरेखा रहने वाली मेरी लाइफ की, इसलिए कुंडली में। सही। वैसे तो आपने बताया कि गुण मिलान आज की टाइम के हिसाब से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या जी ऐसे फैक्टर नहीं है कि अगर गुण मिल गए तो आपका मैरिज सब अच्छा ही रहेगा। एंड आपने ये भी बताया कि लोग आजकल ऐप के थ्रू ही कर लेते हैं। हाँ जी। तो ऐप में भी दो चीजें चल रही हैं। एक तो ये है कि ऐप सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करता है, और एक ऐप है जो ये कनेक्ट करता है कि एआई के थ्रू हम आपका प्रिडिक्शन देंगे। जी तो ये चीज कितनी सही है? एआई कर सकता है क्या प्रिडिक्शन? देखिए, ये तो वही बात हो गई कि मैंने रील्स में या वीडियो पे हार्ट सर्जरी देखी और मैं हार्ट सर्जरी करने निकल गया। या गूगल पे मैंने टाइप करना है कि इस बीमारी का इलाज कैसे करते हैं, और उसने बता दिया ये दवाई आप ले लीजिए, मैंने ले ली और मैं सही हो गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, साइंटिफिक तो नहीं है। साइंटिफिक तो लाइफ में जब तक आपको एक ह्यूमन इमोशन नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति आपको मोरली सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप मेरे ख्याल से आगे नहीं बढ़ सकते। एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी पहले के जमाने में राजाओं के पास होते थे, और राजा अपने रण करने जा रहा हो, या शादी करने जा रहा हो, या संतान उत्पत्ति के लिए जा रहा हो, या वो किसी भी लाइफ में इंसिडेंट्स के लिए आगे बढ़ रहा हो, वो हमेशा एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेते थे। वो ज्योतिषी उनके राज ज्योतिषी हुआ करते थे। उनके पास तो कोई ऐसी ग्रंथ नहीं थी कि उन्होंने ओपन करा, क्योंकि पहले तो एप्लीकेशन नहीं होते थे, पहले तो हमारे पास शास्त्र होते थे। ऐसा तो नहीं उन्होंने शास्त्र ओपन करा और खुद ही देखा और उन्होंने बोला कि यार ये अच्छा मुहूर्त है और आगे बढ़ जाओ। देखिए, जब आप जिस चीज के ज्ञाता रहते हैं, आपको जिस चीज की नॉलेज रहती है, आप उस चीज में एक्सपर्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि लाइफ में एक्सपर्ट एडवाइस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप खुद का बुद्धि लगा के या किसी ऐप की या एआई की मदद लेकर आगे बढ़े। शादी के टाइम पर लोग मांगलिक और नॉन मांगलिक को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं जी। तो क्या ये मांगलिक दोष जनरली कुछ है या सिर्फ लोगों को डराने के लिए कुछ बनाया गया है? सो सिद्धार्थ, जैसे आपने मांगलिक नॉन मांगलिक की बात करी, पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि चूंकि नॉर्थ इंडिया पैटर्न से मैं बात करूं, अगर जनरल तौर पर 5 राशियों में मंगल होता है तो मांगलिक व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। और एक कुंडली 12 भावों में रहती है, ठीक है। अब मोटा मोटा अगर 5 हम माने तो 45% के आसपास एक कुंडली का पोजीशनिंग आती है। तो पूरे दिन में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 45% तो मांगलिक हैं, ठीक है। अब सबकी लाइफ में एक जैसी घटना तो नहीं हो रही, जो मंगल और नॉन मंगल को लेकर एक कंफ्यूजन रहता है लोगों में, पहली चीज। दूसरी चीज, मांगलिक दोष आया कैसे, पहले इसको ये समझना चाहिए। दोष और गुण कुंडली में होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मांगलिक दोष बेसिकली आया ऐसे कि मंगल को सोल्जर से कनेक्ट किया गया है, और आज से 300, 400, 500 साल पहले जब हमारे देश का आक्रमण हो रहा था, तो मेजरली जो सोल्जर्स रहते हैं वो 21 साल से 30 साल के बीच में रहते हैं। 21 साल तक उनकी ट्रेनिंग रहती है, और 30 साल के बाद मेजरली वो जो सिटी रहती है या जो आपका राज्य रहता था, जो राजा होता है, उसके अंदर वो काम करते हैं। अब किसी व्यक्ति की शादी मान लो 21 साल से पहले हुई, और वो किसी लड़ाई में, युद्ध में लड़ने गए, तो वहां पे उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो वाइफ होगी वो विडो हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है और युद्ध से जीतकर आता है, तो उसको 10 साल तो युद्ध के मैदान में ही रहना पड़ेगा। तो या तो वो शादी करेगा या वो नहीं करेगा, तो वो 30 साल के बाद ही शादी करेगा। तो मेरा लिए एक कॉन्सेप्ट ये चलता है कि या तो मंगल वाले की शादी 22 से पहले हो जानी चाहिए या तो 28 के बाद हो। तो ये कॉन्सेप्ट तो वहां से आया कि हमारे यहाँ पर अलग अलग जगह से, अलग अलग देश काल परिस्थिति से ज्योतिष बदलता गया, ठीक है। एक चीज है। दूसरी चीज, देखिए, मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में है तो वो आपको वैसे रिजल्ट भी दे, और अगर आपकी लाइफ में मंगल है तो मंगल आपको साहस देता है, मंगल आपको पराक्रमी बनाता है, मंगल आपके लिए करेजियस है, ठीक है। जिस व्यक्ति का मंगल होता है उसके चार्ट में देखने को मिलता है वो बहुत करेजियस होता है, रिस्क टेकिंग रहता है। तो रिस्क टेकिंग तो आपकी लाइफ के लिए अच्छा पार्ट भी है, ठीक है। एक व्यक्ति
जब शादी करेगा तो उसको लाइफ में बहुत सारी चीजों को अचीव करना है, तो उसके लिए उसको रिस्क टेकिंग तो बनना ही पड़ेगा। तो और बहुत सारे आप एंटरप्रेन्योर्स के या बहुत सारे पॉलिटिशियंस के या बहुत सारे बिजनेसमैन के आप चार्ट उठा के जब देखो तो आपको दिखेगा उनका मंगल बहुत प्रोमिनेंट है। तो मेरे हिसाब से मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है या कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। ये मिथ और एक परसेप्शन सोसाइटी का बन गया है कि मांगलिक है तो ऐसा है, नॉन मांगलिक है तो ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मीन्स चीजों को देखने का अपना अपना तरीका है। बिल्कुल, चीजों को देखने का अपना एक तरीका होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का व्यक्ति लॉजिकली और साइंटिफिकली समझना चाहता है। आप जब उसको लॉजिकली और साइंटिफिकली परसीव करते हो या उसको उस चीज को डिलीवर करते हो तो वो समझता है उस चीजों को। राइट। मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि अभी लास्ट कुछ 2 हफ्तों में शनि के गोचर को लेकर रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसका आम आदमी की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, शनि का गोचर किसी भी राशि में सबसे पहले तो समझना पड़ेगा 27 साल के बाद होता है। ठीक है, हर प्लेनेट का एक टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो अपनी राशि को चेंज करता है या परिवर्तित करता है, ट्रांजिट करता है। शनि सबसे पहले कर्म का कारक है। ठीक है, बहुत स्लो प्लेनेट है, स्लो चलने वाला प्लेनेट है। 2.25 साल में अपनी राशि को चेंज करता है, उस राशि में लौट के 27 साल बाद आता है, और एक राशि से दूसरी राशि में 2.25 साल लगते हैं। ये थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि 27 साल बाद चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है। 27 साल बाद उस राशि में लौट के आया। जैसे मीन में आज 27 साल पहले था, अब मीन में आया है। पहले कुंभ में था, अब कुंभ से परिवर्तित होकर मीन में, यानी एक्वेरियम से निकल के वो पाइसेस में, 11वीं राशि से 12वीं राशि में। मैं सारे तरीके से आपके ऑडियंस को इस चीज को समझा दूं। अब हमें ये देखना रहेगा कि पाइसेस जो है वो किस तरीके की राशि। ठीक है, पाइसेस बेसिकली आइसोलेशन की राशि, पाइसेस आपके खर्चों की राशि, पाइसेस एक ओवरव्यू है लाइफ का। ठीक है, पाइसेस माउंटेन की राशि। ठीक है, और शनि स्लो प्लैनेट के साथ साथ एक ठंडा प्लैनेट। तो अभी पिछले 2-2.25 साल में आपने देखा होगा लोगों ने बहुत सारा डिजायरेबल वर्क किया, जिसकी जो मन में आ रहा था, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, जो उसको करना था, उसने वो चीज करी। अभी पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हो कि बहुत सारी मार्केट में से लोग बाहर जाते जा रहे हैं। ठीक है ना, मार्केट थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है। ठीक है, अभी लोग सेल्फ डेवलपमेंट पे ज्यादा बात करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ अपने आप को अपडेट करना चाहिए। ठीक है, हमें कुछ चीजों को बदलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12th हाउस बदलाव का कारक है, 12th हाउस मोक्ष का है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो अब अपने आप पर काम करेंगे, जो आइसोलेशन में जाके या थोड़ा सा अपने सेल्फ हेल्प पे काम करेंगे, उनकी लाइफ में अच्छा चेंज आएगा। तो बेसिकली ये ओवरऑल व्यू देखा जाए उसका पार्ट है। अब पर्टिकुलर किस व्यक्ति पे कैसा इम्पैक्ट करेगा तो उसके चार्ट में कैसा शनि है उससे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज को देखकर आप डिलीवर नहीं कर सकते हो कि आपके ऊपर शनि क्या इम्पैक्ट करेगा और मेरे पे शनि क्या इम्पैक्ट करेगा। आपका शनि अलग इम्पैक्ट करेगा, मेरा शनि अलग इम्पैक्ट करेगा। एक मोटे तौर पर जो उसका ट्रांजिट है वो सब पर एक जैसा करेगा। जैसे अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है ना, स्टॉक मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो सबके लिए तो घाटा नहीं है। सही बात। किसी के लिए नुकसान है, किसी के लिए फायदा है। आपके लिए नुकसान है, आपके लिए फायदा, ये आपके चार्ट पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से शनि का गोचर देखो। ओके, तो अभी क्या रिसेंटली किसी और भी प्लेनेट का ट्रांजिट चेंज हो रहा है, एंड हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? देखो, अगर इस मंथ की हम बात करें तो अभी 14 तारीख को जुपिटर का, गुरु का ट्रांजिट हुआ। अच्छा। 19 तारीख को राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है, ये मेजरली 4 जो प्लेनेट है ये बड़े प्लेनेट है, क्योंकि ये साल में 18 महीने में और 2.25 साल में अपना ट्रांजिट चेंज करते। तो अभी पिछले 2 महीने से अगर हम देखें तो 4 बड़े प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज, कोई भी भारी चीज अगर कहीं से कहीं मूव करेगी तो वेरिएशन तो आएगा ही आएगा लाइफ के अंदर। जुपिटर
जेमिनाई में गए, यानी मिथुन राशि में, और मिथुन राशि देखी जाए तो तीसरी राशि होती है। तीसरी राशि आपके सबकॉन्शियस माइंड की राशि है, आपके पराक्रम की राशि है, आपके साहस की राशि है, आपके एफर्ट्स की राशि, बेसिकली अगर इसका सिंपल मीनिंग समझा जाए। और जुपिटर जो है वो आपको विजडम देता है, ठीक है। जुपिटर बेसिकली एक तरीके का जड़ है, जिसको हम जैसे घी रहता है, घी को जुपिटर से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो उसका एक हायर फॉर्म है। जुपिटर ज्ञान है, बेसिकली बृहस्पति ज्ञान है, शिक्षक बोला गया है उसको। अब आप देखोगे कि कम्युनिकेशन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जैसे आपने अभी बात करी थी एआई की, तो एआई में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। लोग सबकॉन्शियसली अपने शिक्षा को बढ़ाने के लिए सोचेंगे, ठीक है, लोग एफर्ट डालेंगे किसी नए ज्ञान को पाने के लिए। तो इस तरीके से चेंजेस आपको आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। दूसरा राहु केतु। राहु अब ट्रांजिट कर रहा है कुंभ राशि में, और केतु ट्रांजिट कर रहा है सिंह राशि में। 11वीं राशि है और 5वीं राशि है, तो केतु जब 5वीं राशि में जाएगा वहां के अलग एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो चीजों से दूर करता है, ठीक है, काटना जिसको बोलते हैं, केतु काटता है, ठीक है। 5th हाउस बहुत सारी होल्डिंग्स है, ये चेयर्स है, पोजीशंस है, तो हो सकता है कि अब पोजीशन से बहुत सारे लोगों को हटना पड़ेगा, ठीक है। 11th हाउस मैंने जैसा आपको बताया था एक महत्वाकांक्षा का है, ठीक है, डिजायर्स का है, और राहु वहां पर आ रहा है तो बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें देगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों को मिलेंगी जो उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि राहु के लिए कहा जाता है राहु अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो बहुत सारी इनकम्स ऐसी होंगी लोगों की लाइफ में जो अनप्रेडिक्टेबल होगी, अनएक्सपेक्टेबल होगी, तो ऐसे कुछ चेंजेस लाइफ में आएंगे। ये एक ओवरऑल व्यू है। अलग अलग ट्रांजिट के चार्ट में कैसा है वो एक सेपरेट फॉर्म है। अब ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल इनकम होगी तो लोग दिमाग में डाल देंगे मेरे को तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल इनकम हो। आपके चार्ट में अलग रोल प्ले करेगा। सो मई के मंथ में आपने बताया 4 बड़े प्लेनेट का ट्रांजिट हुआ है। मई में 3, एक मार्च में हो चुका है शनि। अच्छा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मार्च में शनि का हो गया जी। मई में 3 और बड़े प्लेनेट का जी। हुआ है, बट अफवाह जितनी उड़ी, जितनी बातें हुई, वो सिर्फ शनि की हुई। ऐसा क्यों? मतलब शनि क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों अपन इम्पोर्टेंस देते हैं? क्योंकि जुपिटर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बताया जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं जी। वो तो देवताओं के गुरु का नाम भी है। जी। तो इतनी 4 प्लेनेट का हुआ, बात उस प्लेनेट की हुई। तो जिससे आप डरोगे उसी से आपको डराया जाएगा। देखिए शनि को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, ठीक है ना। लोग शनि का नाम सुनते डर जाते हैं कि आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं, या उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल के देखना चाहिए, ठीक है। अगर शनि की दृष्टि आपके पड़ गई तो आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ जाएगा। देखो शनि कर्म का कारक, ठीक है। शनि जब आएंगे ना आपकी लाइफ में तो आपको कर्म करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते हो कि अब मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे ये मिल जाए वो समय आपको काम करवाएगा। लेबरियस वर्क जो रहता है ना, आपको वो करना पड़ेगा, आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। खून और पसीना बहाना पड़ेगा मतलब मंगल और शनि। खून मंगल का है, पसीना शनि का है, तो आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज को सक्सेसफुल हो पाओ। तो शनि जिस भी व्यक्ति के चार्ट में प्रोमिनेंट होता है वो व्यक्ति मेहनती होता है। अच्छा, मतलब वो अचीव करना को छोड़ जाता है, मिल को छोड़ जाता है उसको, और वो बंदा बस ये कहता है यार जीवन भर मैंने मेहनत ही तो कर रहा हूं, क्योंकि उसका शनि प्रोमिनेंट है, इसलिए तो वो मेहनत कर पा रहा है। और बहुत अच्छी बात है आज के टाइम में आप मेहनत कर पा रहे हो, आप हार्ड वर्कर हो, तो शनि आएगा तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। चलो, तो मतलब एक शनि की 7.5 खत्म हो रही तो कम काम करके ज्यादा व्यूज आएंगे। देखो 7.5 का कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा, शनि की महादशा का कॉन्सेप्ट अलग है और गोचर का कॉन्सेप्ट अलग है। अभी क्या होता है ना कि हमने 7.5 ढैया और सब जगह से शनि को पकड़ ही लेते हैं, ठीक है, कि अब 7.5 चली तो ये होगा, ठीक है ना। बेसिकली
शनि की 7.5 कैसे काम करती है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अच्छा। ठीक है, वो 7.5 साल आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, क्योंकि शनि आपको कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक की कहानी वो शनि ले जाता है। राहु और शनि ऐसे प्लेनेट है जो आपको एक्चुअल में फर्श से अर्श पे पहुंचा देते हैं और अर्श से फर्श पे पहुंचा देते हैं। आप उसको यूज कैसे करते हो, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हो। मैंने आपको एक वर्ड बोला था, यद पिंडे दत्त ब्रह्मांड है। ठीक है, यही आपका संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो 12 भाव भी इसी बॉडी में है और 9 ग्रह भी इसी बॉडी में, उस तरीके से काम करते ज्योतिष में इशू बताने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन भी बताए जाते हैं। कुछ स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर कुछ महीने पहले की बात करूं तो बहुत रील्स वायरल हुई कि ये वर्ड बोल लो, कॉन्वलेक्स और पता नहीं क्या क्या हुए थे। तो ये भी क्या ज्योतिष का ही पार्ट है या ये कुछ और ही है? देखिए, ज्योतिष के अंदर जो आपने बोला कि सॉल्यूशन, बेसिकली रेमेडीज हम उसको बोलेंगे या उपाय हम उसको बोलेंगे। तो उपाय में या तो दान होते हैं, या मंत्र होते हैं, या रत्न होते हैं, या कोई पूजा होती है। ठीक है, जो भी वर्ड्स हैं जो इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं उसके पीछे का क्या साइंटिफिक मीनिंग है, मैं उसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं हूं, क्योंकि ज्योतिष में तो ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया गया। ठीक है, ज्योतिष के अंदर अलग अलग मंत्र दिए गए हैं, जिसको मंत्र करने से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस या जो भी इस तरीके की आपकी डिजायर्स है वो फुलफिल होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्र करोगे तो फुलफिल होंगी, कर्म नहीं करोगे तो मंत्र भी करना है और कर्म भी करना है। जितने भी उपाय हैं ये आपको सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। जैसे आप ये समझ लीजिए कि बारिश हो रही है, ठीक है, और आपको मैंने अगर एक छाता दे दिया तो आपको छाता सपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए। ठीक है, बारिश तो बंद नहीं हुई, क्योंकि बारिश ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, वो तो परमात्मा के हाथ में। लेकिन छाता या रेनकोट, या आजकल लोगों के पास कार आ गई, कार से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते। तो अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल है तो उपाय आपको सपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। दूसरी चीज, जो भी वर्ड्स हैं या जो भी ये चीजें, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, और आजकल लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखकर अपनी कुंडली पे बहुत सारे जो वहां पर बैठे लोगों ने बताए उपाय हैं या वो करते हैं। तो ये आपको जो दवाई सूट होगी वो जरूरी नहीं है मुझे सूट होगी। राइट, ठीक है, और एक डॉक्टर ने आके यूट्यूब पर बोल दिया ये खा लेना आपकी ये बीमारी सही हो जाएगी, तो क्या आप रिस्क लोगे? उसका उल्टा इफेक्ट भी तो आ सकता है आपकी लाइफ पर। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आपकी कुंडली है, उसको आप सीरियस लो, क्योंकि आपकी लाइफ से जुड़ी है। आप उसको अच्छे से एनालाइज करवाओ, आप अच्छे से उसको प्रेडिक्शन जो उसके हैं उसको करवाओ, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडीज करो, उसके अकॉर्डिंग आप चलो, आपकी लाइफ में 100% चेंजेस आएंगे। करेक्ट। सुरेश जी, हमने ज्योतिष के बारे में तो बहुत डिस्कशन कर लिया, थोड़ा सा वास्तु पे आते हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं पता वास्तु काम करता है या नहीं करता है, या करता है तो क्या काम करता है जी। तो इसको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में समझे, वास्तु है क्या और क्यों करवाना चाहिए। सो बेसिकली मैंने आपको एक बात बोली थी कि वास्तु जो है वो वास करने का सही स्थान है। ठीक है, वास्तु 100% काम करता है। ठीक है, सबसे पहले आप जिस लैंड पे रह रहे हो या जिस प्रीमाइसेस में आप रह रहे हो, ठीक है, वो आपका वास्तु है। ठीक है, जैसे आप बोलो वैसे आपका वास्तु है, उसमें कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। आप वास्तु में चेंजेस लाओगे, आपकी लाइफ में भी चेंजेस आने लग जाएंगे, बिकॉज हर चीज एनर्जी है। ठीक है ना, हर चीज में एनर्जी है। ठीक है, हर पार्टिकल में एनर्जी, जैसे कण कण में शंकर है। ठीक है, वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वास्तु से लाइफ में बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं। आप बड़े बड़े मंदिर देख लो, बड़े बड़े महल देख लो, बड़े बड़े घर देख लो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देख लो, बहुत लोग हैं जो वास्तु करवा के अपनी लाइफ को चेंजेस करते हैं। वास्तु बिल्कुल काम करता है। ओके,
तो चलिए, अगर कोई पर्सन अपना घर कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो वो वास्तु रिलेटेड किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शन करे, कुछ इसके बारे में बताइए। सबसे पहला ध्यान में रखिए कि वास्तु एक्सपर्ट को अपने घर बनाए। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, वास्तु एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है कि आप जो लैंड ले रहे हैं, कि जो आपने प्रॉपर्टी ली है, जो प्लॉट लिया है, उसकी एनर्जी कैसी। ठीक है, व्यक्ति आज करोड़ों रुपए लगाता है घर बनाने में, लेकिन कई घर मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर वो व्यक्ति कभी उस घर में एंटर ही नहीं हुआ, उसने घर तो बना दिया। ठीक है, यहाँ घर में जाते से ही कुछ ना कुछ इश्यूज आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ बीमारी हो गई, यहाँ लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आने स्टार्ट हो गए, फाइनेंशियल इश्यूज आने स्टार्ट हो गए। देखिए, ये जो पृथ्वी है, ये जो लैंड है ना, हम लोगों से कई गुना पुरानी है। ठीक है, तो इसकी जो ऊर्जा है ना, वो हमसे कई गुना बड़ी। हम इस धरती पे कुछ 100 साल के लिए, एक 100 साल की उम्र होती है एक व्यक्ति की। ठीक है, कोई सबकी अलग अलग उम्र है, लेकिन ये पृथ्वी तो आज भी वही है, कल भी वही थी, हमारे बाद भी यही रहेगी। और जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हो, वहां पे कल कुछ और होता था, खेत थे या कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो लैंड है, उसकी एनर्जी कैसी है। हमारे यहाँ वास्तु के अंदर पहले के टाइम में सॉइल क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाता था। ठीक है, रक्त वर्ण की है कि श्वेत वर्ण की है कि पीले वर्ण की है। ठीक है ना, ब्राह्मण के लिए अलग होती थी, क्षत्रिय के लिए अलग होती थी, वैश्य के लिए अलग होती थी, काली मिट्टी है, ऐसे से करते थे। वो इसलिए दिया जाता था कि जैसा आपका कर्म है वैसा आपका क्वालिटी ऑफ सॉइल होना चाहिए। ठीक है, राजा हमेशा महल में रहता था, वो ऊंचे स्थान में रहता था, जिससे वो पूरे अपने राज्य को देख सके। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े महल और ऊंचे ऊंचे महल। ठीक है, तो हर किसी की व्यवस्था के अकॉर्डिंग था। अब हर व्यक्ति को राजा बनना है। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है मैं लाइफ में पोजीशंस को अचीव करूं। तो लैंड की जो क्वालिटी है वो इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे जैसे आपका घर कंस्ट्रक्ट होता जाता है, तो आप अपने घर में इटालियन मार्बल यूज करते हो, अलग अलग कलर्स यूज करते हो, पेंटिंग्स आजकल लोग काफी यूज कर रहे हैं, अलग अलग स्टोन यूज करते हैं लोग घर में। ठीक है, डिजाइन यूज करते हैं। ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं वास्तुशिल्प में। ठीक है, मेजरली लोगों के दिमाग में एक ही चीज रहती है कि नॉर्थ हल्का होना चाहिए, साउथ भारी होना चाहिए, अग्नि कोण में किचन होना चाहिए। ठीक है ना, साउथ बंद होना चाहिए, नॉर्थ ओपन होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मिथ रहता है कि साउथ का प्लॉट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सबसे पहले उसमें ब्रह्म स्थान बनता है। तो ब्रह्म स्थान की ऊर्जा कैसी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ब्रह्म स्थान और ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगर आपकी प्रॉपर्टी की, आपके घर की या आपकी ऑफिस की खराब है, आपको लाइफ में सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल है। तो आपको उन चीजों को देखना पड़ेगा। पहली बात हमने लैंड की कर ली, अब हमने बात कंस्ट्रक्शन की कर ली। जब आप इन चीजों पर ध्यान दो, तब जाके आपका पूर्ण रूप से वास्तु बनेगा। इस तरीके से काम करता है वास्तु। ओके, मुझे डॉक्टर ने ही बताया था, MBBS डॉक्टर है, कि आप किस डायरेक्शन में सर करके सोते हो, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जब नेक्स्ट डे उठोगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी कैसी रहेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तो बोला ये उन्होंने। भी वास्तु से रिलेटेड है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, आपके स्पेस को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, वो सब वास्तु से डिपेंड करता है। ठीक है, हम ईशान कोण में ही भगवान को क्यों बिठाते हैं, या मंदिर का कॉन्सेप्ट क्यों है, उसका भी कुछ रीजन, उसका भी रीजन। ठीक है, यहाँ हम साउथ वेस्ट को मेजरली बोलते हैं कि स्टोर्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसका भी कॉन्सेप्ट है। हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है, हर चीज के पीछे लॉजिक है और प्रूवन कॉन्सेप्ट है। तो आप किधर सर करके सोते हो, किधर बैठते हो दिन भर, आप अपने ऑफिस में कहाँ बैठोगे, आपके क्लाइंट्स कैसे होंगे, सारी चीज बताती है वास्तु। तो सोने के लिए बेस्ट डायरेक्शन क्या है?
मेजरली ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ सर रख के सोना। ओके। लेकिन इसमें ना एक चीज और आती है सिद्धार्थ, आप किस जोन में सो रहे हो, अच्छा। ये भी इम्पोर्टेंट। आप ऐसे जोन में सो रहे हो जो आपके लिए हार्मफुल है, आप चाहे उधर ईस्ट में सर रख के सो जाओ या साउथ में सर रख के सो जाओ, वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग बोलते हैं कि वो ना ज्योतिषी में मानते हैं और नहीं वास्तु में मानते हैं। कोई बात नहीं, तो क्या अगर कोई नहीं मानता है तो इस चीजों का उस पर इम्पेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा कुछ है? देखिए आप मानो चाहे ना मानो, अगर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आप बाहर घूम रहे हो तो क्या आपको गर्मी नहीं लगेगी? लगेगी। और अगर आप -डिग्री सेल्सियस में कहीं पर हो तो क्या आपको ठंड नहीं लगेगी? वो भी लगेगी। लगेगी। माने प्रकृति तो अपना काम कर रही है। ठीक है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अब इनमें तो चेंजेस हो रहे हैं, सूर्य चंद्रमा अपनी पोजीशन पे रोटेट कर रहे हैं, प्लैनेट्स अपनी पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, एक सूर्य चंद्रमा के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो प्रकृति तो अपना चेंजेस कर रही है, कर रही है। होता क्या है कि आप किस परिवेश में पैदा हुए, आपको कितना ज्ञान है, जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं हो उस चीज को आप नहीं मानोगे। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक फ्रेंड के घर पे था, तो वहां पर बात चल रही थी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के बारे में कि कितने चेंजेस हो गए हैं, मेट्रो आ गई, आ गई है। उनकी मदर का क्वेश्चन था दिल्ली और गुड़गांव एक ही है या अलग अलग, क्योंकि वो आज तक गई नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि दिल्ली और गुड़गांव में डिफरेंस क्या है। आपको जब पता ही नहीं है तो आप एक ही बात करोगे कि हम तो नहीं माने। पहले उस चीज को जानो और जानने से पहले समझो। जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप उस चीज को मानोगे। भाई जिस व्यक्ति ने 12th क्लास की साइंस नहीं पढ़ी उसके लिए साइंस तो सब जीरो ही है 12th क्लास की। सही बात। अब 12th क्लास वाला व्यक्ति अगर पीएचडी की बुक उठा के बोलेगा कि मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, तो पहले उसको 12th क्लास के बेसिक्स तो क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके वो बैचलर्स करेगा, मास्टर्स करेगा, फिर जाके वो उस चीज के बारे में एक्सपर्ट होगा। अब वो 10th क्लास में ही बोल रहा है कि मुझे पीएचडी को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, तो भाई पहले आप 10th क्लास तो पास करो। तो ये इस तरीके से रहता है। देखो फ्रेंकली स्पीकिंग, जस्ट बिकॉज मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे एक चीज समझ में आती है कि आप एक काम करके उतना पैसा नहीं कमा सकते हो जितना वो चीज सिखा के कमा सकते हो। और ये चीज अब बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने ट्रैक कर ली। वो सिर्फ अपने कोर्स बेचता है, 1 हफ्ते का कोर्स, 1 महीने का कोर्स। तो क्या ज्योतिष और वास्तु ऐसी चीजें हैं जो 1 हफ्ते 1 महीने का कोर्स करके सीखी जा सकती है? क्या हमारे ऋषि 1 हफ्ते में या 1 महीने में ज्योतिष सीख गए थे? बिल्कुल नहीं सीख गए थे। देखो मार्केटिंग, जैसे आप मार्केटिंग से हो तो आपके लिए भी बिजनेस है। आप भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, उसको बताओगे कि सर आप ऐसा करो, मैम आप ऐसा करो, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। पहले ज्योतिषी सिर्फ राजाओं के पास होते थे, तो वो राजाओं के लिए काम करते थे, राजा उनको अन्न भी देता था, धन भी देता था, लैंड भी देता था, आश्रम भी देता था, सब देता था। आज तो चेंजेस हो गए हैं। आज हम लोगों के पास लोग आते हैं, उनको खुद को राजा करना है, तो हमें उनको एफर्ट देना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो इस चीज को सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्योतिष आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो 2-3 दिन अगर आपको मौका मिल रहा है तो कम से कम आप ज्योतिष को समझ तो जाओगे कि ज्योतिष होता क्या है। अब इसमें ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन व्यक्ति कैसा है, क्या सिखा रहा है, क्या कर रहा है, वो आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी समझ है। सीखा जा सकता है इस बात की मैं श्योरिटी नहीं दूं, क्योंकि मैं भी पिछले 4-5 साल से ज्योतिष को पढ़ रहा हूं, तो आज भी मुझे बहुत सारी चीजें समझने को मिलती है प्रोफेशनली। ठीक है, तो ज्योतिष में तो आप जितना जाओगे वो अथाह है, मतलब वो अंत नहीं है, उसका कोई छोर नहीं है। आप तो जितना जाओगे उतना डूबते जाओगे, समुद्र है। ठीक है, तो 2-3 दिन में शायद थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता। सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, एंड साथ में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। देखो ज्योतिष
बेसिकली ज्योतिष को शास्त्रों में देवज्ञ बोला गया। देवज्ञ माने जिसको देव्य ज्ञान हो, राइट। और जैसे मेरे गुरु हमेशा एक बात बोलते हैं कि सीए, आईआईटी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसकी एक बॉडी है जो उनको सिलेक्ट करती है। ऐसे ही ईश्वर ने आपको चुना हुआ है इस फील्ड के लिए, इस ज्योतिष या वास्तु के यात्रा के लिए। आप दिव्य आत्मा, तभी आपको चुना गया, क्योंकि ये बिना संचित कर्मों से या आपके पास्ट लाइफ के आपके कुछ आपके जो नॉलेज होगा उसको लेकर जा रहा है, ठीक है। तो बिना दिव्य ज्ञान से आप उसको नहीं कर सकते। कई लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने ज्योतिष स्टार्ट करा था, आज वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज्योतिष सीख लिया। तो ये तो कोई ईश्वरीय शक्ति ही होती है, ईश्वरीय कृपा ही होती है जब आप इसको आगे बढ़ाते हो। रावण शिव जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। ज्योतिष भी सबसे बड़ा रावण को ही कहा जाता है। कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो रावण ने इन्वेंट करी थी और अब फॉलो होती हैं। तो मुझे ये कंसर्न है कि जैसे हम आज के टाइम पे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उससे पूछ लेते हैं सर्टेन चीज कैसे कैसे होगी, वो हमें एक प्रिडिक्शन दे देता है, हम उस हिसाब से काम करने लगते हैं। तो रावण जब इतना एक्सपर्ट था तो उसने नहीं देखा था क्या कि वो जो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं? उसको चेंज तो वो भी नहीं कर पाया, तो हम क्या कर पाएंगे? देखिए, प्रकृति किसी के वश में नहीं है। एक चीज, चाहे वो रावण हो या कोई, एक चीज उसको पता तो था कि मुझे मोक्ष चाहिए। आप अगर रामचरितमानस पढ़ो तो जय विजय द्वारपाल थे, उन्होंने भगवान से वर मांगा था कि हमको आपसे मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि आप रावण और कुंभकर्ण हो गए और मैं आपको जब राम का अवतार लूंगा तो मोक्ष दूंगा। तो आप सिर्फ रावण को देख रहे हो, उसके पीछे का भी तो देखो। तो रावण ने भी अगर कोई कर्म किया है तो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए ही किया है। हमारी कुंडली में पहले भाव से 12वां भाव की जो यात्रा है वो स्वयं से मोक्ष की है। पहला भाव अगर स्वयं है तो 12वां भाव मोक्ष ही है। तो मोक्ष के लिए रावण ने सारे प्रपंच करे। अब भगवान ने भी अवतार लिया, ठीक है, तो उनको मनुष्य रूप में समझाना इजी होता है ना। आज आपके सामने भगवान आके खड़े हो जाए चतुर्भुज में रूप में और आपको समझाए, तो क्या आप समझ पाओगे? लेकिन दो हाथ में कोई व्यक्ति आपको समझाएगा कि गुरु रूप में होगा, आपके माता पिता रूप में होगा, तो आप समझोगे, ठीक है ना। तो रावण ने जो किया वो चाहता था ऐसा हो, इसलिए रावण के साथ ऐसा हुआ। अब उसमें शनि ने चाल बदल दी थी, उसने नवग्रह को कंट्रोल करके रखा था, कुबेर को कंट्रोल करके रखा था। तो बहुत सारी हम दंत कथाएं सुनते हैं, ये तो सिर्फ लोक कथाओं का या लोगों को समझाने के तरीके। ओके, चलिए रोहित जी, थैंक यू सो मच इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। कुछ ऐसे टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? देखिए, टिप्स सबसे पहले तो मैं एक देना चाहूंगा कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड कहीं भी कंफ्यूजन में हो तो उसको सेल्फ समझने से पहले किसी एक्सपर्ट से समझ लीजिए, ठीक है, कि वो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, आप सोशल मीडिया के थ्रू समझने की बजाय किसी एक्सपर्ट से समझिए, वो आपके लिए इजी रहेगा। एक्सपर्ट भी आपके हित की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डायग्नोस करके सही बात बताते हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली को डायग्नोस करके आपको सही बात बताएंगे। मैं इस चीज पे एक टिप देना चाहूंगा जो लोगों को एडवाइस करना चाहिए। आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड जब भी कुछ हो तो किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, एटलीस्ट कंसल्ट तो कर लेना चाहिए। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो एक जेन्युइन नॉलेज वाला पर्सन है या सिर्फ वो लूटने के लिए नहीं बैठा, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, सिंपल सी चीज है, जब आपके अंदर पात्रता होती है ना तो आपके सामने वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, ये बहुत हमें भी देखने को मिलता है कि मैंने उस एस्ट्रोलॉजर से बात करी, उससे बात करी, उससे बात करी, लोग 4 जगह भटकते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी नोन के पास जाए जो उस विधा में या
उस पर्टिकुलर स्टडी में काम कर रहा हो, और आपका खुद का विवेक ये बता देगा कि वो व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। आप सही से अपने बारे में समझ पाएंगे। अब कई बार आपने मन बना लिया है कि मेरे को तो सुनना ही यही है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहले तो ये डिसाइड करें। दूसरा, अपने किसी नोन के पास जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। और देखिए, आजकल इंटरनेट का सिर्फ बुरा इस्तेमाल नहीं होता, अच्छा इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। आप सर्च करके जाओ, मैं तो यही एडवाइस करूंगा। नहीं तो आपके पॉडकास्ट में मैं तो आया हूं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं लोग। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। आई होप हमारे व्यूअर्स को लगभग सब क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं। एल्स रोहित जी की प्रोफाइल हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां के थ्रू इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।